अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो अब हम लोग जो है ना अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। जो चैप्टर हमने जो है वो डिस्कस करना है वो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंस, अबाउट प्रोग्नोसिस, अबाउट डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस। तो एविडेंस बेसिकली जब भी कोई हम लोग जैसे इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं या कोई भी हम लोग जो डायग्नोसिस बनाते हैं, कोई भी हम प्रोग्नोसिस बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें कोई ना कोई एविडेंस पता होना चाहिए। तो वो एविडेंस हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसी भी इंटरवेंशन के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, तो वो बेसिकली आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम लोगों ने जो है वो एविडेंस लेना है इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लेंगे कि हम लोग जो है वो RCTs रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वहाँ से जो है वो हमें इंटरवेंशन का जो है वो बेस्ट एविडेंस मिल सकता है। सेम अगर हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस का कोई एविडेंस लेना चाहें कि हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस का, तो फिर वो हम लोग जो है वो एक क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती हैं वो हम करेंगे। तो क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती हैं वो हम लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं और क्वालिटेटिव स्टडीज़ के थ्रू जो है ना वो हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है। सेम दी वे अगर हम लोगों ने जो एविडेंस ऑफ प्रोग्नोसिस लेना हो तो वो फिर जो है वो हम लोग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ भी जिसे हम कहते हैं, ये हम आगे फर्दर जो है ना वो डीपली जाके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोग ये इन स्टडीज़ से जो है ना वो एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अगर हमें एविडेंस चाहिए तो फिर हम लोग जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से जो है वो ले सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स या एविडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब भी कोई हम लोग इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो है वो हम लोग क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से जो है वो ले सकते हैं कोई भी इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। अब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बेसिकली होती क्या है? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आया है, ठीक है, हम लोगों ने जो उसको ऑब्ज़र्व करना है दी फ्रॉम वन डे टू फाइनल डे, कि वन डे में जो है वो पहले दिन आया कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, टू स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग देखते जाएंगे, डे बाय डे देखते जाएंगे कि उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है ऑब्ज़र्व करके, ये नहीं कि हम उससे पूछेंगे या इस तरह से नहीं, हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे अपने एक्सपीरियंस को लेके, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो करते हुए जो है वो हम लोग ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, ठीक है। अब उसमें हमारे पास लेकिन जब हम लोग क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं ना तो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही होती है। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही होती है कि हमारे पास मिसलीडिंग भी समटाइम ये हो सकते हैं। मिसलीडिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो एक्सट्रीनियस फैक्टर्स जो है ना, एक्सट्रीनियस फैक्टर्स जो है वो आ रहे होते हैं। अब एक्सट्रीनियस फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? एक्सट्रीनियस फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास आउटसाइड ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिसर्च को जो है वो क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको इंटरप्ट कर रहे होते हैं। तो अब इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी जो है वो इस इंटरवेंशन को जो है मिसलीड कर सकते हैं, ठीक है, या हम जो है वो इसको इफ़ेक्ट कर सकें। तो उसमें हमारे पास जो है 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो नेचुरल रिकवरी आती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन आता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो क्या आता है कि हमारे पास जो पोलाइटनेस ऑफ पेशेंट आती है, ठीक है, पोलाइटनेस ऑफ पेशेंट आती है। और लास्ट वन जो हमारे पास आता है वो आता है प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। और फिर ये फोर्थ वन था प्लेसिबो इफेक्ट। लास्ट हमारे पास जो है वो आता है रिकॉल बायस, ठीक है, रिकॉल बायस। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करके किस तरह से जो है ना ये फैक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारी कोई भी इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के एविडेंस को। तो पहले मैंने बताया नेचुरल रिकवरी। अब नेचुरल रिकवरी क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि एक चीज़ जो है वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे पेन मैकेनिज़्म हो गया, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जो खुद ब जो है वो चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है, बैक टू जो है फंक्शन कर देते हैं। सेम वे नेचर रिकवरी में यही है कि वो चीज़ जो है वो कंडीशन कोई है वो खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे यही बात की है कि अगर हमारे पास कोई एक्यूट लो बैक पेन है या हमारे पास कोई पोस्ट सर्जिकल रिस्पायरेटरी
कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये ऐसी कंडीशन जो खुद ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब नेचर रिकवरी हम लोग कह सकते हैं ये किस तरह से मिसलीडिंग हो सकती है। ये तो एक नेचर फॉर्म है, तो एक मिसलीडिंग की तरफ से किस तरह लेके जा सकती है। मिसलीडिंग इस तरह लेके जा सकती है कि अब कोई ना कोई हमने जो इंटरवेंशन अप्लाई कर, इंटरवेंशन क्या होती है बेसिकली, हमें कोई ना कोई जो है वो ट्रीटमेंट होती है कि हम लोग जो इंटरवेंशन करते हैं ट्रीटमेंट होता है। तो अब ये किस तरह से इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को इफेक्ट कर सकते हैं नेचर रिकवरी। तो क्या होता है कि अब समटाइम जो है ना वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो है खुद ब खुद ठीक हो जाती है और कुछ को इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये जो है वो इंटरवेंशन हमने जो दी है उसकी वजह से ये कंडीशन ठीक हुई है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज़ है उसकी वजह से ठीक हुई है, या क्या हुआ है कि जो है वो खुद ब खुद ठीक हो गई है। तो ये हमें नहीं पता चलती, तो ये मिसलीडिंग की तरफ हो सकता है वो खुद ब खुद ठीक हो रही है और हम लोग कहें कि हम लोगों ने इंटरवेंशन अप्लाई किया है और उसकी वजह से ठीक हुई है, या फिर जो है वो जो चीज़ जो है वो ठीक नहीं हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो है ना ये मिसलीडिंग केस हमारी तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो सेकंड हमारे पास है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन ये होता है कि कुछ हमारे पास ऐसी डिजीज़, एपिसोडिक डिजीज़ होती हैं। अब एपिसोडिक डिजीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसे मतलब सीजनल डिजीज़ जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ टाइम होती हैं, ठीक है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 महीना हुई वो चीज़, ठीक है, और फिर जो है थोड़ी दिन के लिए, थोड़े वीक्स के लिए वो चीज़ को जो है वो ठीक हो गई और फिर से वो जो है ना डिजीज़ दोबारा से वापस आई, मतलब एपिसोड्स में हो रही है, ठीक है, ठीक हो के फिर से हो गई, फिर ठीक हो गई, फिर से हो गई। तो इस तरह से भी जो है वो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की आ रही होती है कंप्लेंट, ठीक है, कि मतलब जो है प्रॉब्लम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, खुद ब खुद स्टार्ट और फिर खुद ब खुद जो है ना वो ठीक हो जाती है। अब हमें फिर जो है ना वो नहीं पता चलता, ठीक है, हमें जो है वो रैंडम कंपोनेंट जो है ना सीवियरिटी के समटाइम्स नहीं पता चलते। हम लोग कह रहे होते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये अभी एक्यूट स्टेज में, लेकिन जो है ना वो सिम्टम जो है ना वो दे रही होती है सीवियर कंडीशन वाले, ठीक है, या कंडीशन सीवियर हो तो वो हमें एक्यूट वाले दे रही होती है सिम। तो फिर इस तरह से जो है ना फ्लेयर्स आ रही होती हैं एपिसोड्स के, तो फिर हमें पता नहीं लगता। तो इस तरह से ये भी जो है ना इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को जो है वो मिसलीडिंग कर रही होती है। थर्ड वन इसके हमारे पास जो है ना वो पोलाइटनेस ऑफ पेशेंट। अब पोलाइटनेस ऑफ पेशेंट में बेसिकली होता क्या है कि अब पेशेंट्स को ऐसे लग रहा होता है कि यार ये डॉक्टर जो है ना वो मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ना वो क्या करता है कि उसकी जो रिकवरी होती है ना वो या तो उसको एग्जेजरेटेड माइनर में अच्छे तौर पे बता देता है, या जो है वो एग्जेजरेटेड माइनर में नेगेटिव वे में बता देते हैं। मीन टू से कोई ये बताता है कि हाँ अब मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया हूँ, मेरी पेन कम हो गई, मसल स्टिफनेस कम हो गई है, ठीक है, मेरी लो बैक पेन जो उसके इश्यूज़ थे वो कम हो गए, टेंडरनेस वगैरह। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, हालांकि उनमें जो है वो रिकवरी आई होती है, लेकिन वो जानबूझ के कहते हैं कि नहीं यार मैं तो ठीक नहीं हुआ, ये इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही होती है। और कुछ पेशेंट में रिकवरी बहुत कम आई होती है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ये। तो ये हमारे पास पोलाइटनेस ऑफ पेशेंट जो है वो मिसलीडिंग की तरफ लेके जा रही होती है, क्योंकि जो है वो पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट कर रहा होता है, खुद ब खुद ये चीज़ बता रहा होता है, जैसे पेन वगैरह, सीवियरिटी, उसका फंक्शन ज़्यादा हुआ नहीं हुआ। तो इस वजह से ये हमारे पास जो है ना वो मिसलीडिंग की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे हॉथॉर्न इफेक्ट आता है। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि एक जो पर्सन है ना वो अपना जो है ना वो बिहेवियर चेंज कर लेता है। जैसे उसको लगता है कि जो है ना एक बंदा मुझे ना देख रहा है, मेरे सिम्टम्स को देख रहा है, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ना अपनी ना जो है ना जो उसके एक्ट वगैरह होते हैं उसको ना चेंज कर लेता है। तो उसको जो है वो हॉथॉर्न इफेक्ट जो है वो हम लोग कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा दैट पार्टिसिपेंट इन रिसर्च में चेंज देयर बिहेवियर रिजल्ट ऑफ नोइंग दैट देयर बिहेवियर इज़ अंडर स्टडी। तो ये चीज़ जो है वो उसमें आती है। तो फोर्थ वन हमारे पास जो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि हम लोग जैसे इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, सपोज अल्ट्रासाउंड का आपको पता होगा, अल्ट्रासाउंड हम लोग पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अलावा मसल स्टिफनेस को कम करने के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब क्या है कि हम लोग जो है ना वो ट्रांसड्यूसर हेड जो है ना वो हम लोग जो है ना वो पेशेंट के पेनफुल एरिया पे रख देते हैं, लेकिन पीछे से हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो अल्ट्रासाउंड ऑन ही नहीं करते। अब हम लोग सर्कुलर पैनल में घुमा रहे हैं, हालांकि वो तो ऑन ही नहीं है, वो अपना फंक्शन ही नहीं कर रहा, लेकिन पेशेंट को तो ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो मुझ पर अल्ट्रासाउंड अप्लाई किया जा रहा है और उसकी वजह से ना फिर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। तो उसका एक ना वो कहते हैं ना कि सुपरस्टिशन होती है, ठीक है। अब वो चाहे अल्ट्रासाउंड लगा नहीं लगा, वो कह रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो इस तरह से भी जो है ना ये हमारे पास शेम थेरेपी होती है, शेम इंटरवेंशन होती है, शाम इंटरवेंशन भी इसको कहते हैं, कि मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली ट्रीटमेंट दे नहीं रहे होते और पेशेंट कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये भी हमारे पास जो है एक चीज़ मिसलीडिंग की तरफ जा रही है। तो उन्होंने यही बात की अल्ट्रासाउंड के यहाँ पे इफेक्ट दिया कि ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमारे पास साइकोलॉजिकल फिनोमिना को जो है ना वो बायो साइको सोशल फिनोमिना में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
अब लास्ट वन हमारे पास जो है वो रिकॉल बाइस। रिकॉल बाइस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अब देखो कितने हम लोग जो है पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर जाते हैं, एक दिन में बहुत से आते हैं, 2 दिन में, 3 हफ्ते के तो याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पेशेंट्स के कौन सा पेशेंट आया था, किस कंडीशन में आया था, समटाइम याद भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत सिवियर कंडीशन में हो और जिस पे जो है ना हमारी इंटरवेंशन बहुत अच्छी लगी और उसको इफ़ेक्ट आ गया हो, वो पेशेंट बहुत याद रहते हैं। और एक बहुत हम लोग कह लें कि जिन पे हमारी कोई थेरेपी जो है ना इफ़ेक्ट नहीं की हुई होती, ठीक है, वो पेशेंट्स हमें याद रह जाते। अब मॉडरेट कंडीशन वाले पेशेंट जब हमें याद नहीं, जैसे वैसे भी क्लास की भी अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कहते हैं कि एक बहुत लाइक बच्चा बहुत याद रखता है और एक बहुत बिलो एवरेज बच्चा या दरमियान के जो है ना वो बच जाते हैं। सेम वे यहाँ पे भी यही होता है कि हमारे पास या तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो हमारे पास कंडीशन होती है, कंडीशन होती है वो याद रह जाती है, या बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूट कंडीशन हमें याद रह जाती है, दरमियान में चीज़ें बहुत। इस तरह से जो है ना वो फिर रिकॉल बाइस का जो है ना वो यहाँ पे आता है, कहीं बहुत या बहुत अच्छी चीज़ हमें याद रह जाती है या बहुत नेगेटिव चीज़ जो है वो हमें याद रह जाती है। तो ये हमारे बेसिकल ये 5 जो थे वो हमारे पास जो थे जो इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को जो है वो बाइसनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। अब इस बाइसनेस को अगर सपोज आप लोग के पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये बाइसनेस को कैसे कम किया जा सकते हैं, तो फिर आप लोग यही लिखोगे जो है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स करके ना, मतलब रैंडमली पेशेंट का लोकेट करके सिलेक्ट करके जो है वो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरीज अबाउट मैकेनिज़्म। अब थ्योरीज अबाउट मैकेनिज़्म में बेसिकली क्या है कि अब हम जो भी इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके पीछे थ्योरी हमें बतानी है। थ्योरी का मतलब ये नहीं कि किस तरह से अप्लाई करें, ये मतलब थ्योरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम लोग इंटरवेंशन या जो भी हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि इंटरवेंशन जो है वो किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है, किस तरह से वर्क, इसका कोई इफेक्ट होगा भी नहीं होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह, उसके बेनिफिशियरी इफेक्ट जो होंगे वो सारा कुछ जो है वो हमें बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है कि किस तरह जो अब अल्ट्रासाउंड हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स को जो है वो ठीक करता है। अब वो किस तरह से ठीक करता है, उनका ये बिलीव है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है ना उसको इंक्रीज़ कर देता है। जब वो इंक्रीज़ होती है तो जाहिर बात है फिर हमारे पास जो है ना वो हीलिंग जो है वो फैसिलिटेट होती है। अब जो हमारे पास PNF टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये होती है हमारे पास मसल एनर्जी टेक्निक्स होती हैं, और जो हमारे पास रेसिप्रोकल इनहिबिशन टेक्निक्स हैं। अब ये साथ साथ बता रहे हैं कि इनका क्या क्या वर्क है, तो इसी तरह से जो है वो हमें बताना है। तो यही बात करते हैं कि जो हमारे पास इंटरवेंशन हमारे पास जो है ना हमें जो है ना वो ऑब्जर्वेशन से सिर्फ नहीं बतानी, हमें यहाँ पे थ्योरी भी जो है वो यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब हमारे पास आता है जो है वो क्लिनिकल, लेकिन इसका ना हमारे पास ना डिसएडवांटेजेस भी होते हैं थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म। अब क्या है कि ये हमें जो है ना इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में तो जो है हम बता देते हैं, ठीक है, कि इफ़ेक्ट कितना जो है ना हमें जो है ना इफ़ेक्ट आएगा इससे, ठीक है, टेल आउट डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ थेरेपी, ठीक है। बट ये हमारे पास जो है ना वो साइज़ ऑफ इफेक्ट नहीं बताती। ये तो बता देते हैं कि इतना फ़र्क आएगा, मतलब थोड़ा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क आएगा, नहीं आएगा ये, लेकिन ये नहीं बताते कि कितने दिन तक फ़र्क आ जाएगा। तो मतलब साइज़ नहीं बताते, डायरेक्शन बता देते, तो ये इसका जो है ना एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च ये है कि हम लोग जो है ना वो पीछे से सारा फाइंड आउट करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है, हम लोग प्रॉपर रिसर्च करेंगे, ठीक है, कोई भी हम लोग इंटरवेंशन अप्लाई करनी। अब उस रिसर्च का हम लोग जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो लेंगे उसका हमें फ़ायदा क्या आएगा। एक तो फ़ायदा हमारे पास जो ये है कि ये हमें जो है ना वो बाइसनेस से बचाता है, ठीक है, हमें क्या करते हैं बाइसनेस से बचाता है, ठीक है। और एक हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन इधर से ले सकते हैं, और इसके बाद हम जो है हम लोग ये हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन से भी एसोसिएटेड होती है, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी जो है ना वो हम लोग ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और थर्ड वन जो हमारे पास है ना ये हमें साइज़ ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं, लेकिन लास्ट में हमें थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म में बात की थी कि वो हमें साइज़ नहीं बताते कि कितने डेज़ में फ़र्क आ जाएगी, लेकिन ये हमें बताते कि कितने डेज़ में जो है ना वो फ़र्क हमें आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना ये हमें बता देता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है केस सीरीज़ एंड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। अब केस सीरीज़ और कंट्रोल ट्रायल्स में उन्होंने हमें ये बात बताई है कि हम लोग जो है ना जैसे इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन अब हमने देखना है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ने जो है ना वो पेशेंट को जो है ना वो लेना है, ठीक है, पेशेंट जिसकी जो है वो सेम इंटरेस्ट ऑफ कंडीशन हो। मतलब अब अगर हम लोग जो है वो ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको जो है ना वो कह लो कि बैक पेन है, ठीक है, अब हम सारे वही पेशेंट्स लेंगे जिनको बैक पेन है, ये नहीं कि किसी नेक पेन वाले को ले लिया या इस तरह से नहीं, हम वो पेशेंट्स लेंगे जिनको जो है वो नेक पेन है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो
उस पर जो इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इंटरवेंशन अप्लाई कर देंगे फिर हम देखेंगे क्या उनको इफ़ेक्ट आया है या नहीं आया। अगर आया नहीं आया, कितना आया, उसकी बेसिस पे जो है ना वो हम लोग एक जो है वो कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, केस सीरीज़ कहते हैं। कि मतलब इसमें हम पेशेंट्स लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट पेशेंट्स लेते हैं, मतलब सेम कंडीशन के साथ उन पे फिर इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया। अगर आया, नहीं आया, थोड़ा आया, बहुत आया, वो सारा देख के फिर कंक्लूजन बनाते हैं। सपोज अगर हम कह देते हैं कि अल्ट्रासाउंड का जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है स्टिफनेस को कम करने में या पेन को कम करने में, अगर है तो फिर हम कंक्लूड यही कर देंगे कि हाँ है, अगर नहीं तो फिर हम कंक्लूजन ये बना देंगे कि नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वो एवरेज रिजल्ट्स को देखते हुए करेंगे केस सीरीज़ में, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो है वो हम लोग जो सिस्टमिक जो है वो रिकॉर्डिंग देते हैं, सिस्टमेटिकली मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास जो है ना जिस तरह से क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हमने बात की थी कि ये हमारे पास जो बाइसनेस काज करी थी कि वो हमने 5 इफेक्ट पढ़े थे, रिकॉल, बाइस, प्लेसिबो इफेक्ट, वो सारा वो इसी तरह से यहाँ पे भी जो है ना वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बाइसनेस काज कर सकते हैं। क्यों बाइसनेस काज कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से तो पेशेंट सेलेक्ट नहीं जो है ना वो हम लोग रैंडमली पेशेंट सेलेक्ट नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से पेशेंट सेलेक्ट कर लेते। तो इस तरह से जो हमारे पास है ना ये हमारे पास जो है फिर एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की जो है उन्होंने इसलिए बात की है, ठीक है। अब उन्होंने अब केस सीरीज़ तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो हम लोग कंट्रोल इसकी जो है ना वो बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए जो हम कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं। अब सपोज उन्होंने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास उन पेशेंट्स को जो हमारे पास जिन्होंने इंटरवेंशन लिया मतलब ट्रीटमेंट लिया है और जिन्होंने नहीं लिया ट्रीटमेंट, उनको जो है वो क्या करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि मतलब जिन्होंने कंडीशन ली है या नहीं कि उनके जो है वो रिजल्ट्स आउटकम्स का जो है वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो है वो फिर इस तरह से जो है वो फिर हम लोग जो है वो बाइसनेस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसको फिर हम लोग कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं कि मतलब पेशेंट्स हम लोग लिए कि और उनके जिनको हमने इंटरवेंशन नहीं दी उनके अलग से रिजल्ट्स निकालेंगे और उनके अलग से रिजल्ट निकालेंगे और फिर इस तरह से जो है वो हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बाइसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे यही बात की कि हमारे पास कंट्रोल ट्राई पोटेंशियली प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ बाइसनेस बिकॉज बोथ ग्रुप्स दैट द ग्रुप दैट रिसीव द इंटरवेंशन, तो ये हमारे पास जो है वो उन्होंने दैट रिसीव द इंटरवेंशन ऑफ इंटर एंड द ग्रुप दैट डज नॉट एक्सपीरियंस नेचुरल रिकवरी एंड बोथ ग्रुप एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो फिर हम लोग जो है वो इफेक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ग्रुपिंग कर दिया 2 ग्रुप्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की कि एक हमारे पास इंटरवेंशन ग्रुप है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो जो है कंट्रोल ग्रुप। तो इसी तरह से फिर जो है ना वो हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट जो है ग्रुप्स बनाए। हम लोग ग्रुप्स क्यों बनाए कि हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे जो है कंट्रोल ट्रायल्स जो है ना वो कंट्रोल ट्रायल्स जो है ना वो बाइसनेस को कंट्रोल करें। क्यों, किस तरह से कि मतलब दोनों ग्रुप्स हैं वो उन्होंने नेचुरल रिकवरी को भी फेस किया और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन को भी फेस किया, ठीक है। अब डिफरेंस जो इनका रिजल्ट में हो सकता है वो नेचुरल रिकवरी की वजह से हो या स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की वजह से हो, ठीक है। तो इस तरह से तो इसी वजह से जो है वो हम लोगों ने जो है ना वो जो है वो ग्रुपिंग की है। उन्होंने बेसिकली जो है वो 3 ग्रुप्स में, एक ग्रुप में उन्होंने बात की 1 ग्रुप रिसीव इंटरवेंशन एंड द अदर ग्रुप रिसीव नो इंटरवेंशन। फिर उन्होंने सेकंड में बात की कि 1 ग्रुप रिसीव स्टैंडर्ड इंटरवेंशन एंड द अदर ग्रुप रिसीव स्टैंडर्ड इंटरवेंशन प्लस अ न्यू इंटरवेंशन। थर्ड में उन्होंने बात की 1 ग्रुप रिसीव अ पर्टिकुलर इंटरवेंशन एंड द अदर ग्रुप रिसीव अ डिफरेंट इंटरवेंशन। मीन टू से फर्स्ट में उन्होंने बात की एक ग्रुप ने जो इंटरवेंशन ली और दूसरे ग्रुप में इंटरवेंशन नहीं ली। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है, कि मतलब जिन पे हमने अप्लाई किया इंटरवेंशन उन पे ज़्यादा इफेक्ट है या दूसरे जिन पे हमने नहीं अप्लाई किया उनको ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये हमारे पास जो इंटरवेंशन का इफेक्ट बताएंगे। सेकंड उन्होंने ये बात की कि स्टैंडर्ड इंटरवेंशन का मतलब कि हम जो है ना वो एक स्टैंडर्ड इंटरवेंशन लेके मतलब सबको एक्सरसाइज करवानी है बैक पेन की, ठीक है। हम लोग नी टू चेस्ट करवानी है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरवेंशन है। अब एक ग्रुप पे तो हमने स्टैंडर्ड इंटरवेंशन, अब दूसरे ग्रुप में स्टैंडर्ड इंटरवेंशन प्लस अ न्यू इंटरवेंशन के मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ हम अल्ट्रासाउंड भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमें बताएंगे कि हम लोग जो है ना वो न्यू इंटरवेंशन ऐड करने से हमें जो है कोई ना कोई बेनिफिट मिला है या नहीं मिला, ठीक है। अब थर्ड में उन्होंने यहाँ पे ये बात की है कि जो एक हम लोग जो है पर्टिकुलर वही स्टैंडर्ड इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप पे हम कोई और इंटरवेंशन अप्लाई करें, तो फिर हम लोग देखेंगे कौन सी इंटरवेंशन जो है वो हमारे लिए बेस्ट वन है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बताई है
कि हमारे पास जो है ना जो हमें आउटकम्स मिल रहे हैं दो ग्रुप्स के, उनके डिफरेंसेस में जो है ना वो एक और चीज़ आ रही है। एक हमारे पास जो है ना वो कंपेरेबल ग्रुप होते हैं, एक हमारे पास नॉन कंपेरेबल ग्रुप्स होते हैं। अब कंपेरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उनकी एज भी सेम है, ठीक है। एक हम लोगों ने जो इंक्लूजन क्राइटेरिया रखा हुआ है, मतलब इस बेस पे जो है ना वो हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर उनकी एज भी सेम है, उनका एनवायरमेंटल फैक्टर्स सेम है, उनको जो हम कंपेयर कर सकते हैं। और नॉन कंपेरेबल जो है जिनको हम जो है वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ना वो कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। मतलब कंपेरेबल वो हैं जिन्होंने दोनों ने सेम इंटरवेंशन ली है, ठीक है। और जब हमारे पास कोई कंडीशन मैट नहीं करेगी, डिफरेंस होगा सब्जेक्ट में, तो वो हमारे पास जो है नॉन कंपेरेबल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। अब यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो एक रैंडमाइज ट्रायल्स आते हैं। रैंडमाइज ट्रायल्स क्या होते हैं कि इसमें जो है ना वो हम लोग जो है वो सब्जेक्ट को जो है ना वो ऐड करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई जो अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, ठीक है। इसको हम लोग जो है रैंडमली करते हैं, एलोकेट के ये बंदा इसमें चल जाए, ये बंदा इसमें चला जाए, तीसरे नंबर वाले इधर चला जाइए, इधर चल। हम ये नहीं करते कि जो बैक पेन के हैं वो इधर आ जाए, जो एक्यूट के उधर चल जाए, क्रॉनिक उधर चले जाए। इस तरह से हम रैंडमली एलोकेट करते हैं पेशेंट को, ताकि जो है बाइसनेस को जो है वो कम कर दी। इस तरह से जो है बाइसनेस कम होगी जब हम पेशेंट्स को एलोकेट करेंगे, ठीक है। अब रैंडमाइजेशन और नॉन रैंडमाइजेशन। अब जो हमारे पास रैंडमाइजेशन है ना और नॉन रैंडमाइजेशन, उसमें एक बेनिफिट क्या है नॉन रैंडमाइजेशन में, मतलब उन जिनको हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। नॉन रैंडमाइजेशन कि उनमें जो है ना हमें अच्छे इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं, और रैंडमाइजेशन में क्या होता है कि हमें ज़्यादा अच्छे इफेक्ट नहीं मिल रहे होते। यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक्यूट बैक पेन के पेशेंट्स हैं, सारे इनको ये अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो इस वजह से ज़्यादा। लेकिन दूसरी चीज़ है कि बाइसनेस इसमें कम होती है, लेकिन इसमें बाइसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब अपनी फेवर हम लोग करें तो इस तरह से। अब उन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दी हुई है जो है EST की, कि मतलब जो है ना वो हम लोग अप्लाई करते हैं प्लांटर फिशाइटिस के पेशेंट में, तो फिर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट आता है प्लांटर फिशाइटिस का, जो हमारे पास जो है वो नॉन रेंडमाइज पेशेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मतलब जो रेंडमाइज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है रेंडमाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो है ना वो रेंडमाइज ट्रायल जो होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है फैक्टोरियल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो क्रॉसओवर ट्रायल्स होते हैं, और एक हमारे पास जो है वो क्लस्टर ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो है ना फैक्टोरियल ट्रायल्स में जो है ना वो हम लोग जो है एक पर्सन है, ठीक है, ग्रुप है हमारे पास, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, और एक हमारे पास जो इंटरवेंशन ग्रुप है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम एक से ज़्यादा इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक इंटरवेंशन, एक से ज़्यादा इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं दोनों ग्रुप में, और फिर जो है वो हम लोग देखते हैं उसमें कि क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे उन्होंने बात की, एक सब्जेक्ट विद पेनफुल शोल्डर रिसीव एदर इंटरफ्रेंशियल और शेम इंटरफ्रेंशियल थेरेपी एंड अल्ट्रासाउंड और शेम अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ठीक है। एक में या तो वो इंटरफ्रेंशियल और शेम इंटरफ्रेंशियल लेंगे या अल्ट्रासाउंड, मतलब दोनों लेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसा किसका क्या इफेक्ट है। और क्रॉसओवर ट्रायल्स में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो वन ग्रुप है ना, दोनों जो है ना इंटरचेंजेबली जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो लेंगे, इंटरवेंशन लेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास क्रॉस ओवर ट्रायल्स में, हमारे जो ऑल सब्जेक्ट रिसीव बोथ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल कंडीशन इन रैंडम मैनर, मतलब एक ग्रुप है वो हमारे पास ट्रीटमेंट भी लेगा और कंट्रोल कंडीशन भी लेगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और क्लस्टर में ये होता है कि हम जो है स्मॉल ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। और पेशेंट्स को जो है वो एलोकेट कर, मतलब हम लोग इंडिविजुअल पेशेंट पे अप्लाई नहीं करते, मतलब ग्रुप की फॉर्म में जो है ना वो हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ट्रायल्स, उसको जो है वो क्लस्टर जो है वो ट्रायल्स हम लोग जो है वो कह रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास जो एक आता है N-of-1 रेंडमाइज ट्रायल। N-of-1 रेंडमाइज ट्रायल्स क्या होते हैं कि बेसिकली हमारे पास ना कोई भी इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन का अच्छे से आंसर कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग जो है ना वो कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मतलब किस तरह से इफेक्ट आएगा, इसका क्या इफेक्ट है, कब तक इफेक्ट आएगा, तो वो चीज़ जो है ना ये बताते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है कि हम लोग जो है ना वो कोई भी हमारे पास पेशेंट है उसको हम जो है ट्रीटमेंट पे अप्लाई करते हैं, और कंडीशन भी जो है वो रैंडम मैनर में अप्लाई करते हैं और टाइम बाय टाइम करते रहते हैं, और फिर इस तरह से फिर जो है वो हम लोग एवरेज रिजल्ट्स लेते हैं। तो फिर इस तरह से जो है ना वो हम लोग इसको जो है N-1 रेंडमाइज ट्रायल्स कहते हैं, मतलब कि हम जो है वो रियल इफेक्ट में से जो है वो रैंडम इफेक्ट को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि अब ये हमारे पास इसके जो है ना वो कुछ कंडीशंस होती हैं कि n of 1 रेंडमाइज्ड ट्रायल किन किन पेशेंट्स में जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है ना वो हमारे पास क्रॉनिक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन ट्रायल में जो है वो खुद ब खुद भी रिजॉल्व हो जाए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। दूसरा हमारे पास जो है ना वो ट्रांजी इफेक्ट है, मतलब अगर हम लोग इंटरवेंशन छोड़ दें तो वो अपनी जो है वो बैक कंडीशन में चल जाए। और थर्ड हमारे पास जो है वो प्लेटिव जो है ना इफेक्ट होता है कि जो है वो प्लेटिव इंटरवेंशन जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकें। और लास्ट में हमारे पास जो है वो सिस्टेमिक रिव्यूज़ आते हैं। सिस्टेमिक रिव्यू ये होता है कि मतलब जितना भी जो है वो हम लोगों ने डाटा लिया है, ठीक है, अब जो डाटा लिया तो उसमें जो है ना वो डिफरेंट जो है पर्सन्स ने डाटा लिया, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डाटा लिए, तो उन सब की रिसर्चेस जो है ना उनका जो है ना उन सब की रिसर्चेस को जो कंक्लूड करके एक जो रिव्यू बनाई है ना उसको जो है हम लोग जो है वो बेसिकली सिस्टेमिक रिव्यू कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास सारा था जो है वो ये हमारे पास जो है ना वो सारा था इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक और चीज़ जहाँ पे जो है ना सिस्टेमिक रिव्यूज़ उन्होंने यहाँ बताया वो, और यहाँ पे नरेटिव रिव्यूज़ होते हैं। नरेटिव रिव्यूज़ हमारे पास जो है वो नरेटिव रिव्यू ये होता है कि जो हमारे पास जो है ना वो जो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो खुद जो है ना वो बताता है अपनी कि उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या उसने रिसर्च उसको क्या समरी मिली है। तो यहाँ पे जो है नरेटिव रिव्यू में बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ बता रहे हैं।